जी, आपने पैकेज देखा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस शो के मायानाज होस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम माजिद, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सर लंदन में हैं, यूके में आप मौजूद हैं, वर्ल्ड कप आपने देखा। ये बताएं, फाइनल से पहले अब एक रोज़ रह गया है, कल इंशाल्लाह फाइनल है। क्या लग रहा है, कौन सी टीम पलड़ा भारी, किस टीम का पलड़ा भारी है, कौन जीत जाएगा, कौन हार जाएगा, क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो माजिद मैं आपको ये बताऊं कि बहुत बड़ी तादाद में भारतीय सपोर्टर्स ने देवर टू कॉन्फिडेंट कि उन्होंने जो है वो टिकट्स खरीदे हुए हैं फाइनल के, और कल से वो फाइनल के टिकट्स बेच रहे हैं, क्योंकि अब भारत तो फाइनल में पहुंचा नहीं। उनकी उम्मीदों का ताजमहल जो है वो चिकनाचूर हो चुका है, तो इसलिए भारतीय शायकीन क्रिकेट जो है वो बड़े अब सस्ते टिकट बेच रहे हैं। वरना पहले ये था कि 100 पाउंड का टिकट खरीदकर फाइनल में वो टिकट जो था तकरीबन 1000 पाउंड का बिकता था, जो पाकिस्तानी 2 लाख रुपए बनते थे। लेकिन अब वो बहुत सस्ते टिकट बेच रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि 100 का टिकट 200 में या 100 का टिकट 100 में निकल जाए। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि भारतीय शायकीन क्रिकेट कितने दिल बर्दाश्त हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो देखने जाएंगे, लेकिन टिकट्स के हवाले से जो है वो समझ लीजिए कि फरोख्त का सिलसिला जारी है। अब आते हैं फाइनल की तरफ माजिद। फाइनल कल खेला जा रहा है लंदन में। मौसम बड़ा जबरदस्त है, तेज चमकीली धूप निकली हुई है। कल भी जो है वो चमकीली धूप की पेशगोई की गई है, और गर्मी यहाँ ऐसे है कि जैसे कराची की गर्मी है, इस तरह की गर्मी शुरू हो गई लंदन में। वरना उमूमन लंदन में कहा जाता है कि बड़ा ठंडा मौसम होता है। अब देखते हैं कि कल के फाइनल के लिए क्या है। इंग्लिश टीम को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। कल मेरी पाकिस्तान के साबिक कप्तान रमीज राजा से बात हुई। रमीज राजा का ये कहना था कि उनकी नजर में इंग्लैंड जो है वो इस फाइनल के लिए फेवरेट है। उसकी वजह जब मैंने उनसे पूछी तो उन्होंने कहा क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने आखिरी मैचेस में गियर अप किया है, आखिरी मैचेस में रिदम गेन किया है, तो इसलिए इंग्लिश टीम जो है वो न्यूजीलैंड के मुकाबले में उसको एडवांटेज हासिल होगा। अब देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन वो जो एक हल्ला गुल्ला होता है माजिद के, अगर पाकिस्तान और भारत का फाइनल होता या पाकिस्तानी टीम या फिर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती, तो लोगों में जो एक्साइटमेंट था वो नजर आता, लेकिन अब नजर नहीं आ रहा। खास बात यह है कि यहाँ पर जो लोकल टेलीविजन है, चैनल 4 जो स्काई स्पोर्ट्स से अटैच है, उसने कल का फाइनल मैच फ्री दिखाने का, पूरे इंग्लैंड में जो है वो फ्री दिखाने का ऐलान किया है। बस ये इंग्लिश टीम की तरफ से है, और अब देखते हैं कि क्या होता है कल फाइनल में। तो सर न्यूजीलैंड की साइड किसी ने ली है? अभी तक आपकी बहुत लोगों से बात हो रही होगी, कोई न्यूजीलैंड की साइड ले रहा है कि न्यूजीलैंड शायद जीत जाए, शायद अपसेट कर दे, अंडरडॉग्स हो? देखिए, मेरी पाकिस्तानी सपोर्टर से, जो पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट से जो यहाँ रहते, मेरी उनसे बात हुई। उनका ये कहना था कि भारत के खिलाफ तो हमने न्यूजीलैंड को सपोर्ट किया, न्यूजीलैंड जीत गया, लेकिन अब हम इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम इंग्लैंड में रहते हैं, ये हमारा मुल्क है। तो ये अजीब और गरीब मंतक है कि वो इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे, समझ में नहीं आता। लेकिन ये कि बेशतर लोग जो है वो इंग्लैंड को फेवरेट करार दे रहे हैं। कहीं ये ना हो कि ये भारत की तरह इंग्लैंड की खुद एतमादी भी, इंग्लैंड पर बहुत ज्यादा एम्फोसिस, बहुत ज्यादा इंग्लैंड से एक्सपेक्टेशन जो है वो भी कहीं इंग्लिश टीम के लिए मुश्किल का सबब ना बन जाए कल के फाइनल मैच में। चलें सर, आते हैं थोड़ा अपनी पाकिस्तानी टीम की तरफ। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, सरफराज ने की, इमाद वसीम और शादाब ने की। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेज देख के क्या नजर आया? कॉन्फिडेंट थे लड़के कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, या आपको लग रहा था कि बस अपने आप को डिफेंड करने आए हैं? देखिए माजिद, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि भाई आप किसी टूर्नामेंट से वापस आए हैं और आप 5 खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दें। चले एक की तो समझ में आती है कि कप्तान अकाउंटेबल है, कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, कप्तान से बासपुर्स होनी थी, लेकिन बकिया 2 खिलाड़ियों को, लाहौर में इमामुल हक और बाबर आजम को, और इस्लामाबाद में शादाब खान और इमाद वसीम को बिठा दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मंतक समझ में नहीं आती। लगता है शिकस्त से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर दबाव है, थोड़े बौखला गए हैं। यही वजह है कि इन जूनियर प्लेयर्स को लेकर आ रहे हैं, या तो कोई इवेंट के लिए आप जा रहे हैं तो समझ में आता है कि भाई खेलने जा रहे हैं, लड़कों से पूछे उनका मोरल कैसा है। आप हार कर आए हैं, आपने कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दिया। चले आप जीत कर आते हैं वर्ल्ड कप तो समझ में आता था लड़कों से प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप हार कर आ रहे हैं, आपने कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दिया और आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करना क्या चाहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वसीम खान साहब, लाखों रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, अब तक कोई चीज नजर नहीं आई। फरवरी में उन्होंने चार्ज लिया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब जुलाई आ गया,
क्या किया है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? खबरें चलाते हैं कि जी हम श्रीलंका को तैयार करें, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आएगी, एक टेस्ट खेलेगी। भाई पहले भी एक T20 वो खेल के जा चुकी है, एक टेस्ट, एक T20, पूरी सीरीज क्यों नहीं करा रहे? मेरी समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर जो थे वो उन्होंने जब आए थे तो मज़ाकरात भी किए। अब आईसीसी का यहाँ इजलास भी होने जा रहा है, एहसान मानी साहब यहाँ मौजूद है। अब देखते हैं कि आईसीसी के इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह की जो है वो पब्लिक रिलेशनिंग करता है, क्योंकि बिल्कुल आइसोलेटेड है हमारा क्रिकेट बोर्ड, कोई उसकी से नहीं है। बिग थ्री था, आपको पता है माजिद, बिग थ्री में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकरीबन तना है, और एक तरफ उधर तना है आईसीसी में, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को दुरुस्त अंदाज में चलाने के बजाय इस तरह की हरकतें की जा रही है जिससे समझ नहीं आती बात के करना क्या चाह रहे हैं। सर एक और चीज़ हमने देखी कि बहुत खामोशी है अभी वर्ल्ड कप, वरना हार के आती है टीम, शोर शराबा होता है, प्लेयर्स को निकालते हैं या कुछ ऊपर नीचे होता ही है। हमेशा पाकिस्तान जब हार के आता है तो कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है। अभी तक कोई ऐसी खास चीज़ देखने को नहीं आई कि चीफ सिलेक्टर को हटा दिया जाए या टीम मैनेजमेंट चेंज कर दी जाए कुछ। तो आपको क्या लगता है, इन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे या कुछ है कि अभी ये तूफान से पहले की खामोशी है? बिल्कुल माजिद, आपने सही कहा कि हर तूफान से पहले खामोशी होती है। अभी तो एहसान मानी साहब या इंग्लैंड में, वैसे भी वो ठंडे मिजाज के आदमी हैं, क्योंकि इंग्लैंड में ही रहते हैं तो बड़े ठंडे तरीके से चीजों को देखते हैं। कोई नजम सिटी की तरह कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं शो कर रहे। तो मुझे तो यही लग रहा है कि जब ये यहाँ से जाएंगे आईसीसी के इजलास के बाद तो देखते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन लगता यही है कि चीफ सिलेक्टर साहब जो है उनको जाना पड़ेगा। हालांकि वो हाथ पांव मार रहे हैं, इंतजामुल्लाह, चीफ सिलेक्टर साहब को जाना पड़ेगा। जब वो जाएंगे पूरी सिलेक्शन कमेटी चली जाएगी। इसके अलावा कोचेस पर भी क्वेश्चन मार्क है। बाद लोगों ने खबरें उड़ा दी कि जी एंडी फ्लावर को, ग्रांट फ्लावर के बड़े भाई जो इंग्लैंड के कोच रहे, उनको अप्रोच किया जा रहा है। बाद ने मुख्तलिफ किस्म की खबरें उड़ाई हैं। लेकिन क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी इस काबिल नहीं है कि खिलाड़ियों को कोच कर सके? बेशतर ममालिक अपने खिलाड़ियों की खिदमत हासिल करते हैं कोचिंग के लिए। भारत को देख लें, रवि शास्त्री उनकी टीम के साथ अटैच है, और दीगर टीमों को भी देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, जस्टिन लैंगर और रिकी पॉन्टिंग उनके साथ अटैच हैं। लेकिन हमारे मुल्क में एक अजीब डिलेमा है कि हमारे मुल्क में हम अपने लोगों पर इन्हिसार करने के बजाय गैर मुल्की लोगों पर इन्हिसार करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हालात यही बता रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी जाएगी, कोचेस को भी जाना चाहिए, लोगों की यही राय है। अब एक नया पख लगा दिया गया है, एक नया शोशा छोड़ दिया गया है कि सिलेक्शन कोच जो है, हेड कोच मिकी आर्थर, उन्हें 2020 के वर्ल्ड T20 तक मजीद एक साल दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड T20 में नंबर 1 टीम है। ये समझ में नहीं आता, अगर उन्हें 1 साल दे रहे हैं तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे, और अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो किसी नए बंदे को लाए। अब तक इस बारे में पीसीबी जो है ना वो मखमसे का शिकार है। पीसीबी अभी तक कोई हतमी फैसला लेने में नाकाम रही है। मिर्जा साहब हमें बता रहे थे कि पीसीबी जो है इस वक्त जो खामोशी हुई हुई है वो शायद तूफान से पहले का अंदेशा है। और इसके साथ हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आके उनसे बात कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से बात कर रहे थे, वो हमें पीसीबी के मामलात के बारे में बता रहे थे। मिर्ज़ा साहब काफ़ी बातें आपने बताई, एक और सवाल बनता है, सुना है पीसीबी चेयरमैन जो है वो खतूत लिख रहे हैं स्पॉन्सरशिप्स के लिए और 6 टीमें जो बना रहे हैं उसके लिए। आप सर क्या इस मामले पर थोड़ी रोशनी डालेंगे, हो क्या रहा है ये? देखिए, मेरी तो समझ में नहीं आता। बाबर हमीद साहब को लेकर आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, डायरेक्टर कमर्शियल। पहले डायरेक्टर मार्केटिंग का ओहदा होता था माजिद, अब बाबर हमीद साहब आए डायरेक्टर कमर्शियल की हैसियत से। और पहले मार्केटिंग डायरेक्टर जो थी वो नायला भट्टी साहबा थी, नजम सेठी साहब के दौर में। समझ में नहीं आता, 2 जगह से इनको निकाला गया है बाबर हमीद साहब को, और फिर उसके बाद बाबर हमीद साहब जो है वो एक फ्रेंचाइज के साथ वाबस्ता हुए, वहां भी कोई खास काम नहीं कर सके। पीएसएल की बिडिंग में आए, वहां भी नाकाम रहे, और उसके बावजूद उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर कमर्शियल बना दिया गया। अगर उन्हें 2 जगह से निकाला गया तो सवाल ये पैदा होता है कि वो 11 साल तक किसी इदारे में क्यों नहीं गए? अगर वो इतने कॉम्पिटेंट थे तो कोई ना कोई मल्टी नेशनल, कोई बड़ा इदारा उन्हें ले लेता। लेकिन वो इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि वो उन्हें ले, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका तकर्रुर किया है एज डायरेक्टर कमर्शियल। सुनने में आया है, अभी इस बात की तस्दीक नहीं है कि वो अमेरिका चले गए। और अब उनकी अदम मौजूदगी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब
खतूत लिख रहे हैं मुख्तलिफ इदारों को कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट का नया ढांचा आ रहा है कि जिसमें पंजाब की 2 टीमें होंगी, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद की एक टीम होगी, सिंध की एक टीम होगी, उनको स्पॉन्सर किया जाए। तो अगर चेयरमैन साहब ने खतूत लिखना है तो फिर डायरेक्टर कमर्शियल का तकर्रुर किस लिए किया गया है? आप इस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। मार्केटिंग के हल्के इस पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, क्योंकि सुनने में आया कि बाबर हमीद साहब ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के लिए उन्होंने बिडिंग में वो उनके लिए लेने के लिए इश्तिहारात वगैरह गए, नाकाम रहे, उनको फिर वहां से भी फारिग कर दिया गया। फिर वो बिडिंग में गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो बिडिंग प्रोसेस था उसमें भी वो सबसे कम उन्होंने अजीब व गरीब तरीके से किया, जिसकी वजह से रिजेक्ट कर दिए गए। तो समझ में नहीं आता कि कॉम्पिटेंसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मद्देनजर रख रहा है या फिर पसंद नापसंद, दोस्ती यारी को। इस हवाले से एहसान मानी साहब को जवाब देना चाहिए। क्राइटेरिया क्या था बाबर हमीद साहब के डायरेक्टर कमर्शियल बनने का? मिर्जा साहब हमें बता रहे हैं कि सर जो है कॉम्पिटेंसी पे सवाल उठता है। कॉम्पिटेंसी से सर एक बात ख्याल में आती है कि वर्ल्ड कप जो इस दफ़ा हुआ वो 50 ओवर का, वो बारिश की नज़र कुछ मैचेस हुए और काफ़ी जो है वो मसले हुए। हमारी पाकिस्तान का भी श्रीलंका से जो मैच है वो एक पॉइंट हमें मिला, शायद अगर हम जीत जाते तो हम आगे चले जाते। तो सर ये आपको क्या लगता है ये क्यों होता है? पहले से डिसाइड होता है, इनको पता होता है इस मौसम में बारिश होनी है, तो ये क्या सोच के मैचेस रखे जाते हैं? इसके पीछे क्या वो थिंकिंग होती क्या है? देखिए 30 मई को वर्ल्ड कप शुरू हुआ, क्योंकि अब वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इंग्लैंड आ जाएगी और यहाँ पर भी उसके मैचेस खेलने, तो उस हिसाब से आईसीसी और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर शेड्यूल तरतीब दिया कि 30 मई से 14 जुलाई तक। इस वर्ल्ड कप में माजिद ये हुआ है कि इब्तदाई मैचेस में इस वर्ल्ड कप के 4 मैच बारिश से मुतासिर हुए। इंग्लैंड में 75, 79, 83, 99 में क्रिकेट वर्ल्ड कप मुनक्किद हो चुके हैं, लेकिन इंग्लैंड में इससे पहले जो 4 क्रिकेट वर्ल्ड कप मुनक्किद हुए उन वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 मैचेस ऐसे थे जो बारिश की नजर हुए। लेकिन इस वर्ल्ड कप में 4 मैचेस जो है वो बारिश की वजह से मुतासिर हुए या बारिश की नजर हुए। तो यकीनन सोचना पड़ेगा, अब तो यहाँ इंग्लैंड में मेजबानी तो अब तो नहीं है अगले कोई बड़े इवेंट की, लेकिन आइंदा जब किसी इवेंट की मेजबानी दे आईसीसी तो इनके जहन में तो होगा, क्योंकि ये गोरे हैं, ये बड़े आगे की सोचते हैं, और इनके जहन में तो होगा, इन्होंने जब प्लान तरतीब दिया होगा, इन्होंने अपनी माजिद मैचेस वर्ल्ड कप के छोटे शहरों में भी कराए, जिनमें समरसेट काउंटी का ग्राउंड टाउनटन में जो है समरसेट का, वहाँ ब्रिस्टल में इन्होंने मैचेस कराए, इसके अलावा इन्होंने कार्डिफ में मैचेस कराए। तो इन्होंने मैचेस तो कराए ऐसी जगहों पर कि चेस्टर ली स्ट्रीट में मैच कराए जहां डरहम का ग्राउंड है, तो इन्होंने मैचेस छोटे शहरों में भी कराए। लेकिन आइंदा अगर कोई बड़ा इवेंट आईसीसी का होता है तो उसका शेड्यूल तरतीब देते वक्त इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को सोचता होगा कि मौसम क्या होता है। अब देखते हैं कि आइंदा के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। फिलहाल तो कोई मुस्तकबिल करीब में कोई बड़ा इवेंट यहाँ आईसीसी का इंग्लैंड में उसकी मेजबानी इंग्लैंड को नहीं मिल रही। सर इसके अलावा एक और जो इसके बाद सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी वो बेल्स की थी कि बेल्स नहीं गिर रही थी, वो जिंगा बेल्स जो इन्होंने नहीं किया। तो सर उस पर भी कोई कानून साजी की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? आप तो बगैर जिंगा के पहले भी क्रिकेट देख चुके हैं, अब आपको लगता है यही बेहतर है या नहीं होना चाहिए ये? मेरे ख्याल में जो मेरे जराए बताते हैं कि आईसीसी इस हवाले से सोच रही है कि इन बेल्स को तब्दील किया जाए या कोई और तरीका इख्तियार किया जाए। आप सही कह रहे हैं, कंट्रोवर्सी हुई, बाज़ दफा आपने देखा कि गेंद स्टंप से टकराई लेकिन बेल्स नीचे नहीं गिरी। मेरे ख्याल में आईसीसी ने सोच समझ के ये फैसला किया होगा, लेकिन लगता ही है कि ये फैसला इन्हें बैकफायर कर गया है। तो अब आइंदा के लिए क्या स्ट्रैटेजी इख्तियार करते हैं ये तो क्रिकेट कमेटी का काम है। आईसीसी की क्रिकेट कमेटी जो है वो फैसला करेगी कि इस तरह के इवेंट्स में किस तरह की बेल्स इस्तेमाल होनी चाहिए। क्रिकेट को माजिद आपको पता है रंगारंग बनाने के लिए इसमें नए नए गिमिक्स डाल रहे हैं। आप देखें वो जो कैमरा आ गया है, स्पाइडर कैमरा, वो चल रहा है। बहुत सारी चीजें अब तब्दील हो गई क्रिकेट में। आप होर्डिंग्स को देखें, वो डिजिटल होर्डिंग्स आ गए हैं, वरना पहले एक ही बोर्ड लग जाता था। तो तब्दीलियां तो आई हैं। आप मैट्स को देख लें, 3D मैट्स आ गई हैं जो चारों अतराफ में होती। पहले तो आगे पीछे एक एंड पे और दूसरे एंड पे मैट होती थी, लेकिन अब आप देखें मिड विकेट और कवर्स पर भी जो है वो मैट रख दी गई है, वो जो 3 डायमेंशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिल सके। तो आईसीसी अपनी जो क्रिकेट कमेटी है वो बेल्स के हवाले से यकीनन सोचेगी। जो हमारी इत्तलात है कि गौर जरूर कर रहे हैं इस पर कि इसका क्या हल निकाला जाए।
अच्छा सर, एक और चीज़ थी जो पाकिस्तान से रिलेटेड थी, बहुत हर्ट किया उसने पाकिस्तान को, जो कि नेट रन रेट है। काफ़ी यूनिवर्सल से है, बहुत सालों से है। सर आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में अगेन आपको लगता है नेट रन रेट ही सही है या 1 on 1 ही सही है? मेरे ख्याल में ये बड़ा तल्ख तजुर्बा हुआ है नेट रन रेट का, और इसकी वजह से काफी टीमों को सफर भी करना पड़ा। अब आप देखें कल जो फाइनल हो रहा है, पाकिस्तान ने दोनों फाइनलिस्ट टीमों को हराया और पाकिस्तान टीम 5वीं पोजीशन हासिल करके बाहर हो गई, और भारत को इन दोनों टीमों ने हराया। अब आप देखेंगे नेट रन रेट पर यहाँ बड़ी बहस हो रही है। आपने भी माजिद देखा होगा सोशल मीडिया पर साबिक कप्तान अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि नेट रन रेट का ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि आइंदा जो आने वाले टूर्नामेंट्स हैं, आईसीसी यकीनन जो क्रिकेट कमेटी है जिसमें कुमार संगकारा जैसे लोग मौजूद हैं, तो आइंदा आने वाले वक्त में आईसीसी यकीनन इस हवाले से गौर करेगी। और मुझे नहीं लगता, मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि आइंदा नेट रन रेट पर जाया जाए, आइंदा कोई और तरीकाकार अपनाया जाएगा। बाकी सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में जो है वो थोड़ी बाहर लड़ाइयाँ हो गई थी, बहुत सी चीज़ें हुई थी। उस पर कोई अपडेट्स हैं कि वो आईसीसी कोई उसके लिए स्टेप लेगा कि आइंदा ये ना हो? देखिए, आईसीसी का मैंने पहले भी कहा माजिद, ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और आप देखें कि जो है भारत और अफगानिस्तान की कितनी मोहब्बत है। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच भी अफगानिस्तान के खिलाफ खेला और अफगानिस्तान के कप्तान भी बड़ी तारीफ कर रहे थे। अब ये अलग बात है कि उन्हें कप्तानी से फारिग कर दिया गया है। राशिद खान को, जो लेग स्पिनर है, उन्हें अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है, और जो गुलबदीन नायब थे वो फारिग हो गए, और जो साबिक कप्तान थे असगर अफगान, उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया है। लेकिन अफगान शायकीन क्रिकेट को अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। अब तक आईसीसी ने बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है, कोई स्टेप नहीं लिया। हो सकता है कि वर्ल्ड कप के इख्तिताम के बाद सब फाइनल में मसरूफ है, फाइनल के बाद कोई इस हवाले से आईसीसी हिकमत अमली इख्तियार करे, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर तो आईसीसी के ओहदेदारान के दिल में है अफगानिस्तान के लिए। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अफगानिस्तान के लोगों को कहा जाता है कि जंगजू हैं, कबायली टाइप के लोग हैं, तो उनके शायकीन क्रिकेट भी, लेकिन यहाँ इंग्लैंड में रह के तो रिफाइंड हो गए हैं उनके लोग, और इस तरह की अगर हरकतें करेंगे तो मुस्तकबिल करीब में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के इंटरनेशनल मुकाबलों में शिरकत पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सर, आपने वर्ल्ड कप के सेकंड हाफ तकरीबन पूरा देखा, आपको सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस वर्ल्ड कप में क्या लगी? ऐसा क्या लगा जो डिफरेंट था बाकी वर्ल्ड कप से? फॉर्मेट्स तो अलग थे ही, मतलब डिफरेंट था, लेकिन आपके लिए एक एज अ शायकीन के तौर पे, अगर आप क्राउड में भी थे, फिर आप मीडिया बॉक्स में थे, क्या अलग था? देखिए, अलग जो मीडिया के हवाले से सबसे अलग ये था माजिद के दबा के लोगों के एक्रीडेशन कार्ड्स बनाए गए। अब एक्रीडेशन कार्ड बन जाते हैं पाकिस्तान में, तो ये प्रोसीजर है कि कार्ड बन गए, आप कार्ड दिखाया अंदर आ गए। यहाँ पर आईसीसी ने ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया कि कार्ड जब आपका वर्ल्ड कप का बन गया, एक्रीडेशन अप्रूव हो गई, उसके बाद हर मैच की अप्रूवल देगी आईसीसी। जिस मैच की अप्रूवल होगी, आप जाएंगे मेन गेट पर, वो कार्ड स्कैन होगा, अगर उस पर ग्रीन टिक आएगा तो आप अंदर एंटर हो सकेंगे, वरना आप अंदर एंटर नहीं हो सकेंगे। तो ये एक इन्होंने तरीकाकार इख्तियार किया, और आप टिक करें, मेल करें उन्हें कि फला मैच कवर करना चाहता हूं, अगर उनके पास स्पेस होगी तो वो मौका देंगे। मेरे साथ भी यही हुआ मैनचेस्टर में, जो पहला सेमीफाइनल था, क्योंकि वो छोटा मीडिया बॉक्स है, तो वहां पर ऑलरेडी और भारतीय जर्नलिस्ट बहुत थे, वो मुकम्मल तौर से भरा हुआ था। तो उन्होंने ग्राउंड के नीचे पवेलियन के बाएं जानिब एक ओवरफ्लो बनाया जहां तमाशाई बैठते थे, लेकिन उनको पीछे किया और वहां पर बाकी सारी फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिक प्लग्स, ये वो इंटरनेट सब फराहम किया। तो ये एक तब्दीली आई है। अब आप देखेंगे फाइनल कल है, अभी तक सारे लोग मुंतजिर हैं, क्योंकि फाइनल के लिए जो रिक्वेस्ट जाती है उस पर लिखा हुआ आ रहा है पेंडिंग, वरना सेमीफाइनल्स के लिए 2-3 दिन पहले ही आ गया था अप्रूव्ड। तो अब देखते हैं होता क्या है, लेकिन ये एक नया तरीकाकार आईसीसी ने इख्तियार किया है मीडिया एक्रीडेशन के हवाले से। और दूसरी आप देखें कि इस मरतबा एक तब्दीली ये नजर आई कि सोशल मीडिया चूंकि बहुत ज्यादा मकबूल हो रहा है, तो आईसीसी ने मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाली खातून एंकर्स को बुलाया, चाहे वो अफगानिस्तान की हो, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, और उनसे छोटे छोटे इंटरव्यूज कराए। यानी कि इस मरतबा गुज़िश्ता तमाम मैंने काफी आईसीसी के इवेंट्स कवर किए, उसके बरक्स ये एक नई चीज हुई है
कि सोशल मीडिया के जरिए जो है वो चीजों को किया जाए। आईसीसी का सोशल मीडिया बड़ा मुतहरिक रहा और खवातीन जो थी वो इंटरव्यूज करती थी प्लेयर्स के डिफरेंट चीजें, तो ये मुझे कुछ तब्दीली नजर आई इस मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, हमारे साथ यूके से मौजूद थे, वर्ल्ड कप देख रहे हैं, इंशाल्लाह कल फाइनल भी देखेंगे। और अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आके मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ ब्रेक से पहले मौजूद थे, उन्होंने हमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई। अभी हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए ऑलराउंडर की हैसियत से खेल चुके हैं, बॉलिंग भी करते थे, बैटिंग भी करते थे। इंग्लैंड में रहते हैं तो इंग्लैंड की कंडीशंस उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, ठीक ठाक, खैरियत। सर आपसे सबसे पहला सवाल तो ये होगा, आपका फेवरेट कौन है कल, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? मेरा फेवरेट तो ऑब्वियसली इंग्लैंड ही है, क्योंकि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको सपोर्ट भी करना है। और खास चीज ये है कि इस दोनों टीमों में ऐसे है कि दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं, मोस्टली मैं उनके साथ खेला भी हूँ, उनके साथ खेला और उनके अगेंस्ट भी खेला हूँ, तो काफी लोग ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब मेरे दोस्त भी हैं, तो सपोर्ट तो दोनों टीमों की है, मगर ऑब्वियसली मेरी इंग्लैंड फेवरेट टीम है। तो सर कंडीशंस कैसी होंगी कल, आपको क्या लगता है किसको फेवर करेंगी, कौन सी टीम है जिसकी साइड मतलब बॉलिंग को या बैटिंग को कंडीशंस फेवर करेंगी? ऑब्वियसली दोनों टीमें मतलब ऐसे मतलब जब भी हम न्यूजीलैंड में भी जाती हैं, टीमें जाती हैं और इंग्लैंड में भी आती हैं, तो काफी स्ट्रगल करती है बैटिंग में, स्पेशली क्योंकि सीम यहाँ पे पीछे सीमिंग ट्रैक्स होती हैं। मगर जब अब तो लेटर पार्ट ऑफ द समर है, अब तो पीछे बहुत फ्लैट भी हैं, तो जो क्रूशियल चीज ये होगी, जो टीम जो है पहले 5 से 10 ओवर जो अगर बैटिंग करिए तो अगर सर्वाइव कर जाती है, जिस तरह कि आपने सेमीफाइनल में देखा कि न्यूजीलैंड ने इंडिया के मेन प्लेयर्स आउट कर दिए, और इंग्लैंड की जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जब मैच हुआ, उनके शुरू के प्लेयर आउट हो गए। तो बड़ा की होगा पहले 5 से 10 ओवर जो टीम सर्वाइव कर देगी बैटिंग करते हुए, तो वो अच्छा स्कोर टारगेट सेट कर सकती है। तो सर पहले बैटिंग जरूरी है, आपको क्या लगता है इन कंडीशन में बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, टॉस जीत के क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली सबसे पहले तो देखा जाएगा कि पिच कैसी है। या तो सीमिंग ट्रैक है तो ऑब्वियसली बॉलिंग करेंगे, ओवरकास्ट कंडीशन है तो बॉलिंग ही बनती है। मगर जिस तरह का पैटर्न चलता आ रहा है इस वर्ल्ड कप में कि टीमों ने यही किया कि पहले बैटिंग की, एक टारगेट सेट बोर्ड पे लगाया, जिसकी वजह से अगर अच्छा टारगेट है तो दूसरी टीम ऑब्वियसली शुरू से प्रेशर में आ जाती है, तो काफी मतलब चीजें देखने वाली होती है। आपको क्या लगता है इंग्लैंड का कोई एक गेम चेंजर अगर हो, कौन प्लेयर आपको लगता है कि वो जो है वो गेम चेंजर का रोल प्ले करेगा फाइनल में? इंग्लैंड में काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो गेम चेंजर हैं, बटलर को देख लें, मगर जो की प्लेयर होंगे इनके वो जेसन रॉय हैं, कि जब वो शुरू में खेल रहे थे तो उनकी परफॉर्मेंस की वजह से इंग्लैंड की टीम जीती। 2 मैचेस उन्होंने इंजरी की वजह से मिस किए, तो दोनों मैच इंग्लैंड जो है बैक टू बैक हारी, जिसकी वजह से उन पर प्रेशर बढ़ा था। जो ही उनकी टीम में जेसन रॉय, तो टीम की उनकी डायनामिक्स और उनकी जो पूरा बैटिंग लाइन थी चेंज हो गई, क्योंकि वो सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं, अटैकिंग खेलते हैं। उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो मैच में वो डिफरेंस डाल सकते हैं। तो की रॉय की अगर न्यूजीलैंड अगर पहले बॉलिंग कर रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, तो अगर जेसन रॉय की विकेट ले लेते तो मैच काफी हद तक इवन हो जाएगा। और सर न्यूजीलैंड की साइड से आपको कौन लगता है, कौन बड़ा प्लेयर है जो कल के मैच में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? पूरे टूर्नामेंट में हम लोगों ने ये देखा कि जी उनके गप्टिल की जो हिस्ट्री देखी जाए, बड़ा अच्छा प्लेयर है, बड़ा अच्छा अटैकिंग प्लेयर था, वो नहीं कॉलिन मर्रो को इवन ड्रॉप भी कर दिया लास्ट मैच में, और ये फॉर्म में नहीं है। तो हो सकता है कि कल का मैच फाइनल है तो कल एक ऐसी इनिंग खेल दे, मगर मेरे नजर में केन विलियमसन ने जिस तरह इस वर्ल्ड कप में खेला और जिस तरह कूल एंड काम उन्होंने इनिंग्स खेली, टीम को जिताया, तो मेरे लिए तो केन विलियमसन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अच्छा सर, इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, न्यूजीलैंड ने काफ़ी कांटेदार मुकाबले के बाद मैच जीता। आपको क्या लगता है इंडिया के बाहर होने से क्या फाइनल पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, कम लोग देखेंगे, क्योंकि इंडियन टीम ऑब्वियसली उनके पास एक बहुत बड़ा क्राउड सोर्स है? मेरा ख्याल ये है कि इंडिया तो चलो बाहर हो गया, वो तो ऑब्वियसली हर बंदा ये कह रहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट जो थे खरीदे थे फाइनल के लिए इंडियन सपोर्टर ने, क्योंकि उनको श्योर शॉट था कि जी हम लोगों ने फाइनल खेलना और जीतना है। मगर वो एक अपसेट हुआ। उसके बाद ये है कि अब कोशिश यही लोग करेंगे जिन लोगों ने ऑलरेडी टिकट भी लिए हुए, तो वो इंडियन हो, बंगाली हो या पाकिस्तानी हो, वो सपोर्ट इंग्लैंड को ही करेंगे, क्योंकि वो इस मुल्क में रहते हैं। तो उनकी ख्वाहिश होगी कि इंग्लैंड भी कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता, न्यूजीलैंड भी नहीं जीता, मगर वो आई थिंक ज्यादा सपोर्ट इंग्लैंड को होम ग्राउंड की एडवांटेज होगी। अच्छा सर, आप पाकिस्तान के लिए खेलते रहे, पाकिस्तान टीम के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, आप क्या समझते हैं इस दफा पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में, वो कमी कहाँ रह गई? 5th नंबर पे तो आ गए, इक्वल थे पॉइंट्स पे, कमी कहाँ रही? अगर आपको 2-3 एरियाज आइडेंटिफाई करने हो कि ये 2-3 हम सही कर लें तो हम बेहतर हो सकते हैं।
दो तीन अगर आप बात, वैसे तो बहुत लंबी डिस्कशन भी होती थी, मैं दो तीन बात पॉइंट्स अगर कहेंगे तो सबसे पहले जो हमारी प्रिपरेशन थी इस वर्ल्ड कप की, वो बिल्कुल नॉट अप टू द मार्क थी। वो हमने जो टीम चेंजेस की, 400 लड़कों को खिलाया, तैयार किया वर्ल्ड कप के लिए, लास्ट मोमेंट में आपने टीम चेंज कर दी। टीम चेंजिंग जो बड़ी गलत ये जो डिसीजन हुआ है ये, और प्रिपरेशन जो था ना, बाकी लड़कों ने जो अगर वर्ल्ड कप एनालाइज आप करें, बहुत अच्छा खेला। अपार्ट फ्रॉम इंडिया तो हम हमेशा से प्रेशर की वजह से, हम इतना प्रेशर हमारे प्लेयर पे आता है कि वो लोग वर्ल्ड कप में तो कभी जीते ही नहीं उनसे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का जो मैच हमें काफी भारी पड़ा। बाकी आप देखें न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया, साउथ अफ्रीका को उन्होंने हराया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का मैच बहुत अच्छा खेला, न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया, इंग्लैंड को हराया, ठीक है। देखा जाए मैच बाय मैच अगर टीम की परफॉर्मेंस देखें तो इतनी बुरी नहीं थी जितनी की उन पे डाला जा रहा। मगर मेरा जो कंसर्न ये था कि जो टीम चेंजेस इन्होंने की लास्ट मोमेंट पे, और जो प्रिपरेशन जो दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लड़कों को रेस्ट कर दिया, वो काफी कंसर्न है मेरे। अच्छा यासिर भाई, एक बड़ी अजीब सी बात हम देखते हैं पाकिस्तान टीम में, बड़ी टीमों के साथ आपको प्रेशर चले, इंडिया तो एक अलग, लेकिन इंग्लैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड की नंबर 1 जीत जाते हैं आप, अफगानिस्तान आती है आपकी जो है सांसें रुक जाती हैं। ये होता क्या है? ये क्या नर्व्स का खेल है या आप बहुत कंप्लेसेंट हो जाती है टीम? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या चीज है कि छोटी टीम से हारने लगते हैं और बड़ी टीम से आसानी से जीत जाते हैं? वो जिस आपने जिक्र किया, एक तो नर्व्स का होता है, दूसरा ये है कि हमने जब अपने प्लेयर तैयार करते हैं, हम उस इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार ही नहीं करते। हम पीएसएल की परफॉर्मेंस पे लड़कों को पिक करके आप उनको इंटरनेशनल लेवल पे ले आते हैं, 10 ओवर करने हैं या टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। हम लोग की तैयारी उस तरह नहीं होती। मैं आप जिस तरह पहले जिक्र किया कि मैं न्यूजीलैंड में भी डोमेस्टिक खेला हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर जगह डोमेस्टिक खेला हूँ। वहाँ का स्ट्रक्चर, हम लोग बहुत पीछे हैं, ठीक है। वो जो हमें ये जो अप्स एंड डाउन नजर आते हैं कि हम बांग्लादेश से भी टाइट मैच हो जाता है कभी, या छोटी टीमों से हम लोग हारने का, और जो प्रैक्टिस मैच में हम अफगानिस्तान से भी हारे हुए हैं। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई। बता रहे थे कि नर्व से ज़्यादा ये होता है कि हमारी डोमेस्टिक का मसला है और हमारे अंडर 19 का मसला है कि प्लेयर जो नेशनल टीम में आने तक जो है डेवलप नहीं हो पाता अच्छे से। ले चलते हैं इस ब्रेक पर, ब्रेक से वापसी आते हैं और मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, बॉक्सिंग की दुनिया से एक बहुत अच्छी खबर आई है। पाकिस्तानी निजात बॉक्सर आमिर खान जो हैं वो अपनी फ़ाइट ऑस्ट्रेलियन ओपोनेंट जो कि बिली डिब हैं उनसे जीत गए हैं। उनकी फ़ाइट होनी इंडियन बॉक्सर से थी, नीरज गोयट से, सऊदी अरेबिया में, लेकिन हुआ ये था कि नीरज गोयट का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो फ़ाइट में हिस्सा नहीं ले पाए। आमिर खान को कोई और ओपोनेंट फेस करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियन बिली डिब सामने आए, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं लड़ूंगा, लेकिन आमिर खान ने उन्हें पहले दूसरे राउंड में गिराया, नॉकआउट होने से बच गए, खड़े हुए।